इतना बड़ा घर इतने सस्ते में कलकत्ता में, क्या ये ठीक है? सुमित ने रियल एस्टेट एजेंट को शक से देखा। एजेंट थोड़ा असहज होकर मुस्कुराया। देखिए सर, मैं छिप नहीं रहा हूं। घर शमशान के बगल में है, दीवार के ठीक बगल में, इसीलिए कीमत कम है। लेकिन जिन्हें इन सब बातों की परवाह नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी डील है। सुमित की पत्नी अनन्या ने उसका हाथ दबाया। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ और ढूंढो, मुझे शमशान के बगल में रहना पसंद नहीं है। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, सुमित ने कहा। हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते। और देखो, एक 3 मंजिला घर जिसमें एक छत है, एक बगीचा है, कलकत्ता में तुम्हें इस कीमत पर और कुछ नहीं मिलेगा। वे अगले हफ्ते घर में रहने चले गए। घर सच में बहुत सुंदर है, पुराने कॉलोनियल स्टाइल का। ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां। बस एक ही दिक्कत है, पश्चिम की ओर वाली खिड़की से शमशान सीधे दिखता है। पहली रात सब कुछ पैक था। सुमित और अनन्या सेकंड फ्लोर पर बेडरूम में सो रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक एक आवाज, डैंग डैंग डैंग। कौन सी आवाज है? अनन्या ने पूछा। ये शमशान की घंटी होगी, सुमित ने नींद में कहा। किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन रात 11 बजे शमशान में अंतिम संस्कार? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। शमशान में एक चिता जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह है, वहां कोई नहीं है। सिर्फ आग जल रही है और वो घंटी बज रही है। सुमित, वहां कोई नहीं है। बिल्कुल है, तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। अब सो जाओ। लेकिन उस रात अनन्या सोई नहीं। अगली सुबह अनन्या बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। तभी बगल वाली बूढ़ी औरत गौरी ठाकुमा ने दीवार के पीछे से आवाज दी। मुझे लगता है कि तुम नए हो इस घर में। हाँ दादी, मैं कल ही उतरी थी। दादी गौरी का चेहरा सीरियस हो गया। मम्मी, क्या तुम इस घर की हिस्ट्री जानती हो? मतलब? सेनगुप्ता परिवार इस घर में रहता था। 3 लोग थे, पापा, मम्मी और उनका बेटा। उस बेटे अभिजीत ने सिर्फ 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था, ठीक उसी दिन जब उसकी शादी होनी थी। अनन्या कांप उठी। तब से इस घर में कोई ज्यादा दिन नहीं रह सकता, सब चले जाते हैं। क्या तुम जानती हो कि ये घर इतना सस्ता क्यों है? लेकिन दादी, हमें इस पर यकीन नहीं होता। भले ही तुम्हें यकीन न हो मम्मी, लेकिन ध्यान रखना, खासकर पूर्णिमा की रात को, शमशान और इस घर के बीच की दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी है। उस रात सुमित ऑफिस के काम में बिजी था। अनन्या किचन में अकेले खाना बना रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन पश्चिम की तरफ वाली खिड़की खुली थी और बाहर शमशान की तरफ एक परछाई खड़ी थी, एक आदमी जैसा, सफेद पंजाबी शर्ट पहने हुए। अनन्या चिल्लाई, सुमित! सुमित दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? वहां खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सुमित ने खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तुम्हें जरूर गलत दिख रहा है, वहां कोई नहीं है। नहीं, मैंने साफ देखा, सफेद पंजाबी शर्ट पहने एक आदमी। अनन्या, ये दूसरी मंजिल है, यहां कोई कैसे खड़ा हो सकता है? तुम थकी हुई होगी, चलो खाओ और सो जाओ। लेकिन अनन्या जानती थी कि उसने गलत नहीं देखा था। एक हफ्ता बीत गया। छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती रहीं। आधी रात को कदमों की आहट, दरवाजे अपने आप खुलते रहे, ठंडी हवा। लेकिन सुमित ने हर चीज का लॉजिकल जवाब दिया। फिर पूर्णिमा की रात आई। उस शाम से अनन्या को बेचैनी हो रही थी। घर भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, अगरबत्ती और जले हुए मांस की मिलीजुली गंध। रात 10 बजे सुमित ने कहा, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, मुझे कोलकाता के दूसरी तरफ जाना है, मैं आधी रात तक वापस आ जाऊंगा। प्लीज आज मत जाओ, अनन्या ने गुजारिश की। ये जरूरी है, डरो मत, दरवाजा बंद रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सुमित चला गया। अनन्या अकेली थी। वो घर में अकेली थी। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके वो बेडरूम में गई और टीवी चालू कर दिया। रात के 10:30 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अनन्या ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई, फिर वो मेन स्विच बोर्ड चेक करने नीचे गई। सब ठीक था, लेकिन बिजली नहीं थी। तभी आवाज आने लगी, डांग डांग डांग। शमशान की घंटी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। आज पूर्णिमा है, चांदनी में पूरा शमशान दिख रहा है और वहां 3 चिताएं जल रही हैं, लेकिन कोई लोग नहीं है। और फिर अनन्या ने देखा, शमशान से 3 सफेद परछाइयां निकलीं और उनके घर की दीवार की तरफ तैरने लगीं। मोबाइल फोन उसके हाथ से गिर गया। अनन्या ने दूसरी मंजिल पर भागने की कोशिश की।
लेकिन सीढ़ियों पर कदम रखते ही वो रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर सफ़ेद पंजाबी कपड़े वाला आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा दिख रहा था, जवान, हैंडसम, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह पीला था। तुम कौन हो? अनन्या ने कांपती आवाज़ में पूछा। वो आदमी बोला। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन साफ थी। मैं अभिजीत सेनगुप्ता हूँ, ये मेरा घर है। तुम मर गया? हाँ, मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ 12 साल से, क्योंकि मेरी शादी अधूरी रह गई। अनन्या पीछे हट गई। अभिजीत आगे आया। मेरी शादी की सुबह मुझे पता चला कि मेरे पिता ने श्रेयसी को ब्लैकमेल करके उससे शादी करने के लिए कहा था। श्रेयसी मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पिता के दबाव में वो शादी के लिए मान गई। अभिजीत की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। शादी के मंडप में जाने के बजाय मैं इस घर की छत से कूद गया और मैं शमशान की दीवार के ठीक बगल में गिरा। मेरा अंतिम संस्कार उसी शमशान में किया गया। अनन्या कांपते हुए सुन रही थी। और तब से पूर्णिमा की रात को मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरी शादी पूर्णिमा के दिन होनी थी। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ श्रेयसी का। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभिजीत हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। तुम श्रेयसी जैसी दिखती हो, वैसे ही बाल, वैसी ही आंखें, और आज पूर्णिमा है, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। अनन्या चीखी और भागी, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां बंद थीं। अभिजीत उसके पीछे गया। तुम भाग नहीं सकती, पूर्णिमा की रात खत्म होने तक तुम यहीं रहोगी। अनन्या किचन में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सुमित को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। फिर उसे याद आया कि दादी गौरी ने क्या कहा था, शमशान और इस घर के बीच की दीवार, क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर की है? मेरा मतलब है, क्या शमशान और इस घर के बीच कोई कनेक्शन है? दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अभिजीत अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने बेचैनी से इधर उधर देखा। उसकी नज़र किचन की खिड़की पर पड़ी। ये खिड़की शमशान की तरफ थी। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। उसने खिड़की खोली और चिल्लाई, श्रेयसी, तुम कहाँ हो? दरवाजे पर जोर जोर से बजना बंद हो गया। अभिजीत की आवाज आई। क्या कहा? श्रेयसी, तुम्हारी श्रेयसी, वो कहाँ है? क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि वो क्या चाहती है? खामोशी। फिर अभिजीत की टूटी आवाज, वो मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं सुनी। तुमने सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोचा। तुम किसी ऐसे से शादी करना चाहते हो जो तुमसे प्यार नहीं करता। दरवाजा खुला। अभिजीत खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी थी। मैं बस प्यार करना चाहता था। तो श्रेयसी को छोड़ दो और खुद को भी छोड़ दो। तुम 12 साल से एक झूठे सपने के पीछे भाग रहे हो। अभिजीत का शरीर कांपने लगा। फिर वो धुंधलाने लगा। थैंक यू, ये उसका आखिरी शब्द था। तुमने सच में मुझे समझा दिया। सुमित सुबह 5 बजे घर लौटा। बिजली वापस आ गई थी। अनन्या सोफे पर सो रही थी। अनन्या, तुम यहां क्यों हो? मैंने कितनी बार फोन किया है? अनन्या उठी और उसने सब कुछ बताया। सुमित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पूरे घर में अभिजीत के पैरों के निशान देखे तो वो चुप हो गया। अगले दिन उन्होंने ये घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले अनन्या दादी गौरी के पास गई। दादी, क्या आपको पता है कि श्रेयसी कहाँ है? दादी गौरी हैरान रह गई। हाँ, मुझे पता है। वो अब अमेरिका में रहती है। उसकी शादी हो गई है, वो अपना परिवार पाल रही है। क्या मुझे उसका पता मिल सकता है? उस शाम अनन्या ने श्रेयसी को एक ईमेल भेजा। उसने पूरी कहानी लिखी और आखिर में उसने लिखा, अभिजीत आपसे माफ़ी मांगता है और अगर आप उसे मन से माफ़ कर दें तो शायद उसे सच में शांति मिल जाए। 3 दिन बाद श्रेयसी का जवाब आया। मैंने अभिजीत पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो एक अच्छा इंसान था। मैंने उसे माफ़ कर दिया है और मैं चाहती हूं कि उसे शांति मिले। उस रात अनन्या और सुमित उस घर में आखिरी बार थे। आधी रात को उन्होंने देखा शमशान घाट से एक तेज रोशनी उठकर आसमान की ओर जा रही थी और एक धीमी आवाज़ हवा में तैरी, थैंक यू, मैं अब आज़ाद हूं। अगले दिन वे घर से चले गए, लेकिन अनन्या जानती है उसने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, उसने एक आत्मा को आज़ाद किया। और कभी कभी सबसे भयानक चीज़ भूत नहीं होती, सबसे भयानक चीज़ एक तरफा प्यार होता है जो सालों तक एक आत्मा को फंसाए रखता है।